Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is organizational structure. Organizational structure is the established pattern of relationship among various parts of the enterprise. It states the relationship among various positions and activities. The structure provides a framework for manager and employees for performing their functions. Organization structure का मतलब होता है एक specific pattern, or we can say it is a framework of relationship between the employer and employees और मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़. एक ऐसा फ्रेमवर्क या एक ऐसा पैटर्न जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. और वी कैन से दैट it is a system of job position, the jobs assigned to them, and the authority relation among them. Next thing is the span of management. To a large extent, gives shape to the organization structure. Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by the superior. This determine the level of management in the structure. अभी हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जो कि क्या है, एक फ्रेमवर्क है रिलेशनशिप का, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को शो करता है. वो फ्रेमवर्क जो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. बट उससे रिलेटेड एक टर्म हमने यूज़ की, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अब एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को इजीली कंट्रोल कर सकता है, उसे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कितने लेवल होंगे, टॉप लेवल होगा, मिडल लेवल होगा या लोअर लेवल होगा. A organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of business enterprise. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो अगर प्रॉपर होगा तो हमारा हर काम प्रॉपर होगा, जिससे कम्युनिकेशन जो है वो इजीली और स्मूथली होगा, और जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एम होगा, उसको इजीली अचीव किया जा सकता है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें जॉब ड्यूटीज़, जो टास्क हैं, उनको प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन करते हैं मैनेजर्स, और अपने एम्प्लॉयज़ से जो है वो वर्क जो है काम कराते हैं. और इसमें हर चीज़ की क्लैरिटी होती है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर. सी, in the organizational structure we have two types, one is called functional and other is called divisional structure. फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है बनाते हैं. दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस और वर्क टू बी डन इन द एंटरप्राइज. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा. फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है फंक्शन के डिवीज़न के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है. लाइक एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है. इस टाइप से अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं फॉर्म होते हैं, और वो किसके अंडर आएंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंडर आएंगे. नाउ यू कैन सी it in the diagram also. There is one managing director and he is having four departments under him. One, that is production department, and that is managed by the production manager. Second is financial department, that is managed by the finance manager. Then next is marketing department, managed by marketing manager. And last one is known as personnel manager, that is being HR department, that is being controlled by the personnel manager. Now in this we have further classified the marketing manager. It has
advertisement, sales, customer service, and marketing search. So the whole organization is divided on the basis of different functions, tasks, activities, and different departments are being made. Then we say it as functional structure. Now we have some advantage of this type of structure. First advantage is that specialization. In this structure, employees perform the same work repeatedly, which will lead to specialization and high performance. इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है, वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्क. काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड इसलिए करते हैं जिससे कि स्मॉलर टास्क को परफॉर्म करना इजी हो जाता है. और जब काम डिवाइड होता है तो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है, और एक ही काम को बार बार करने से परफेक्शन आ जाती है. और परफेक्शन आने से काम जो है वो बिना किसी वेस्टेज, बिना किसी टाइम वेस्टेज के एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली होता है. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने जो है डिवीज़न किया फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जिससे क्या आ गई, स्पेशलाइजेशन आ गई और परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो गई. सेकेंड एडवांटेज इज better control and coordination. Since the tasks in a department are similar, this kind of structure promote better control. हमने सेम एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाल दिया और डिपार्टमेंट्स बना दिए. प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गई, सेल से रिलेटेड सारी एक्टिविटी सेल्स डिपार्टमेंट में आ गई, मार्केटिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटी मार्केटिंग में आ गई. जब सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को हमने एक एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, तो उससे क्या होगा, सुपरविज़न करना इजी हो जाता है और कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है. This is the second advantage of functional structure. Then next is increase profit. Increase managerial and operational efficiency leads to high profit. अब जब काम सारा डिवाइड हो गया और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं हो रही, काम इफेक्टिवली हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना गोल इजीली अचीव कर पाएगी. क्लियर. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन. दिस स्ट्रक्चर हेल्प टू मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस. इसका मतलब है जब हमने काम जो है स्पेसिफिक पर्सन को उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग जो है अलॉट कर दिया, तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. और जब डुप्लीकेशन नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी, हर कोई अपने काम से जो है बिल्कुल क्लियर होगा, और उससे हमारी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कम हो जाएंगे, और दैट रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द कॉस्ट. नेक्स्ट इज फिफ्थ एडवांटेज, training become easier. As focus is only on a specific function, it makes training of employees very easier. अगर हमें एम्प्लॉयज़ को किसी पर्टिकुलर टास्क में ट्रेन करना है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर से वो इजी हो जाता है, क्योंकि हमने सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुपिंग करके एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, और हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग जो है देना इजीली हो जाएगा. हमें सबको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देंगे, और जिससे ट्रेनिंग देना भी इजी हो जाएगा और एम्प्लॉयज़ के लिए समझना भी इजी हो जाएगा. जो सेम नेचर के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम एक ग्रुप को अलग कर लेंगे और उन्हीं को हम पर्टिकुलर ट्रेनिंग देंगे. Next and the last advantage is due attention. It ensure due attention to different functions. इससे क्या होता है, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए और हर डिपार्टमेंट को हमने जो है एक मैनेजर जो है उसको लीड कर रहा है, उसको देख रहा है, तो उससे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट पे प्रॉपर फोकस होता है. कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जो नेग्लेक्ट होगा, जिसमें जो है काम अगर अच्छे से नहीं हो रहा या टास्क और ड्यूटी प्रॉपरली असाइन नहीं हो रही, तो वो चीज़ जो है जल्दी से पॉइंट आउट हो जाएगी.
उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेज के बाद, नेक्स्ट इज नोन एज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डीमेरिट्स कह सकते हैं। क्या क्या डीमेरिट्स हो सकती हैं? फर्स्ट है लेस इम्पॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। दिस स्ट्रक्चर गिव मोर एम्फेसिस टू फंक्शनल हेड्स और डिपार्टमेंट्स so that only a least importance may be given to the overall objective of the organization। इसका मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को भूल जाते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट पे, अपने अपने डिपार्टमेंट के गोल पे फोकस करते हैं। प्रोडक्शन वाले को पता है मुझे 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, देन ही इज गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 50,000 यूनिट। he is less bothered with the other department। In that case organizational goal और organizational interest suffer a lot। उसमें सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट पे ही फोकस होता है और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाता है, सफ़र करता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट इन दिस स्ट्रक्चर एज द इंफॉर्मेशन में बी पास्ड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए अलग अलग, हर डिपार्टमेंट अपने गोल पे फोकस कर रहा है, अपने ही काम पे सिर्फ कंसंट्रेट कर रहा है, उसको बाकी से कोई बॉदरेशन नहीं है। तो उस केस में कोऑर्डिनेट करना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके ही हम एंड रिज़ल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का अचीव कर सकते हैं, बट फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सब डिपार्टमेंट जो है अपने अपने गोल को अचीव करने में ही कंसंट्रेट करते हैं, अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं, बाकियों से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। थर्ड डिसएडवांटेज है इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। There may be conflicts between two or more departments। Production department insisting on increase in production may cause difficulties for purchase department to procure material in time। आपस में इंटर डिपार्टमेंट की बहुत कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों? सपोज करो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट को क्या करेगा, फोर्स करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करो और हमें प्रोवाइड कराओ, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्शन जो है स्मूथली कर सकें और अपना जो टारगेट है अचीव कर सकें। तो इस तरह से क्या होगा, प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट में कन्फ्यूजन्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। सेकेंडली हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो अपने आप को क्या समझेगा, हेड समझता है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम आती है और कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करता और एक दूसरे के ऊपर जो है ब्लेम करते हैं कि उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम की वजह से सेल्स डिपार्टमेंट का काम नहीं हो पाया, सेल्स डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम से मार्केटिंग वालों का काम नहीं हो पाया, एंड सो ऑन। लास्ट एंड द फोर्थ डिसएडवांटेज इज इनफ्लेक्सिबिलिटी इन प्रमोशन। Functional heads may not get training for top management position, hence they may not be promoted। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है, जो फंक्शनल हेड्स होते हैं, जो हर डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है और जिसके वजह से उनका प्रमोशन भी रुक जाता है, उनको हायर पोस्ट के लिए प्रमोशन नहीं मिल पाती। So these are the four basic disadvantage of functional structure। Now the next is the suitability, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ सूटेबल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, लार्ज है, देन वी कैन गो फॉर द फंक्शनल स्ट्रक्चर। वेयर देयर आर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, जहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ की एक्टिविटीज़ हों, उस केस में भी हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। वेयर ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको हाईली एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, उस केस में भी हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर functional structure, advantages, disadvantages and suitability। Thank you।